नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए श्रावणी उपन्यास का छठा अध्याय। नींद। मन ही मन चंद्रपीड़ ने इस शब्द को उसी ढंग से उच्चारण किया जिस तरह महाभारत की देवयानी ने भय के उद्देश्य से कहा था। हंसी। हाय सखा, यह कोई स्वर्ग का राज्य तो नहीं? आज उसे नींद आएगी भी या नहीं, चंद्रपीड़ को इसमें संदेह था। और सिर्फ आज ही क्यों, आज, कल या परसों, कभी भी क्या वह कभी चैन से सो सकेगा? लोकमोहन ने अगर श्रावणी से जाकर सारी बातें कही तो श्रावणी क्या सोचेगी? शायद वह यही सोच लेगी चंद्रपीड़ ने ही लोकमोहन के सामने अपनी लालसा का प्रस्ताव रखा होगा। फिर दिमाग श्रावणी उसके बारे में क्या सोचेगी? हे भगवान, लोकमोहन के दिमाग में यह दुर्बुद्धि क्यों कर आई? एक सुंदर सी छवि पर उन्होंने काली क्यों पोत दी? चंद्रपीड़ चला गया। उसके चले जाने के बाद भी दरवाजे का पर्दा कुछ समय तक डोलता रहा, फिर स्थिर हो गया। चंद्रपीड़ का चला जाना और फिर उस हिलते पर्दे को देखकर अजीब स्तब्धता की मूर्ति बने बैठे रहे। उस लटकते पर्दे को वे अपलक देखते रहे जब तक उसका हिलना बंद नहीं हुआ। बहुत देर बाद लोकमोहन सहसा नींद से जागे। अपने किए काम पर वे स्वयं आश्चर्यचकित थे। उन्होंने यह क्या कर डाला? क्या इसलिए उन्होंने चंद्रपीड़ को अपने कमरे में बुलवाया था? और उधर लोकमोहन से धक्का खाकर चंद्रपीड़ अपने कमरे में जाकर बैठ गया। यह चोट उसके लिए एक अप्रत्याशित चोट थी। आश्चर्य तो इस बात का था कि लोकमोहन इस तरह की भूल कर कैसे बैठे। या यह उनकी भूल नहीं थी, परीक्षा थी, या संदेह का निश्चित रूप से समझने के लिए यह उनकी कोई नई चाल थी? उन्होंने चंद्रपीड़ को 2 दिन का समय दिया था, पर इसका जवाब चंद्रपीड़ के पास था कहाँ? जितनी बार वह सोचने की कोशिश करता, उसका मन संकुचित हो जाता और वह स्वयं को ही धिक्कार उठता। चंद्रपीड़ श्रावणी को मानता है, खूब प्यार करता है, पर लोकमोहन चाहे कितने ही अनुकंपा की दृष्टि से उसे सेंटिमेंटल बॉय कहकर पुकारे, फिर भी चंद्रपीड़ बार बार यही कहेगा, सभी प्यार एक जैसा नहीं होता। श्रद्धा, प्रीति और संवेदना से भरे उस नापाक प्यार को चाहे संसार के लोग ना समझना चाहे, फिर भी अपने इस श्रद्धा भरे प्यार में चोट पहुंचे, ये वह ऐसा नहीं होने देगा। श्रावणी के सामने प्रस्ताव पेश होने के पहले ही श्रावणी के पास से भाग जाएगा। पर लोकमोहन के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा थी। ऐसे चरित्रवान पुरुष विरले ही दिखाई पड़ते हैं। एकमात्र पुत्र का शोक भी जिन्हें परास्त नहीं कर सका, जिन्हें असहाय नहीं बना सका, ऐसे व्यक्ति को श्रद्धा किए बिना वह नहीं रह सकता था। चंद्रपीड़ ने पहले दिन से ही चरित्र की गंभीरता और दृढ़ता के कारण लोकमोहन को श्रद्धा से देखा था, और आज उनके मन की कोमलता देखकर वह श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। दृढ़ता और ममता का ऐसा समन्वय संसार में दुर्लभ है, और इसलिए उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे प्रचंड व्यक्तित्व के आगे अधिक समय तक अपने को संभाल कर रखना मुश्किल है। कहकर चला जाए, यह भी चंद्रपीड़ के लिए कठिन था। एक कागज और कलम लेकर वह बैठा। लोकमोहन को अपनी असमर्थता बताकर उनसे माफी मांगी, फिर सोचा श्रावणी को भी चिट्ठी लिखना ठीक रहेगा, पर लिखने में वह सफल ना हो सका। आखिर उसे वह क्या लिख सकता था? क्या अपने भागने का कारण बताए वह श्रावणी के को उस आकस्मिक प्रस्ताव से धक्का खाकर वह भागने को मजबूर हो गया? यह बात भी कहीं कहीं लिखी जा सकती थी। अंत तक वह लिख ही नहीं पाया। बार बार मन में विचार उठता, श्रावणी उसे कितना अभद्र सोचेगी, पर फिर शायद कुछ भी ना सोचे। अनादि के मार्फत सारी बातें वह अब तक शायद सुन ही चुकी होगी। अनादि बड़े ही साफ और खुले दिल का आदमी है, कोई बात पेट में पचती नहीं। अंत में चंद्रपीड़ ने तय किया कि उसका अभी ही चला जाना ठीक रहेगा। फिर कुछ दिनों बाद वह चिट्ठी लिखकर समझा देगा। बहुत समय तक भेंट न होने पर अपनी इस दिन की स्थिति को बताना भी शायद आसान रहेगा। किस मजबूरी में वह इस बेतुके ढंग से भागा था, शायद श्रावणी समझ सकेगी। दूसरी तरफ लोकमोहन भी परेशान थे। चंद्रपीड़ को बुला भेजने के पहले तक तो वे सोच रहे थे कि इस लापरवाह लड़के को थोड़ा डरा धमका कर समझा देंगे कि भद्र परिवार में अपना आचरण भी भद्र रखे। कहेंगे मन की सारी इच्छाओं को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आवेश में आकर वह जाना बेवकूफ़ी है। स्थिति को जानना समझना चाहिए, विचार और बुद्धि से उसे परखना चाहिए। संभव और असंभव दोनों को पहचानने के लिए सतर्क रहना चाहिए। फिर जल्दी भी किस बात की है?
मन की पंखुड़ियों को धीरे धीरे फैलने दो। प्यार के कमल को खिलने के लिए रात्रि की तपस्या और सूर्योदय की साधना की जरूरत पड़ती है। इतनी जल्दी ही अगर सब कुछ हो जाए तब लोकमोहन का गौरव ही टूट जाएगा। श्रावणी सस्ती साधारण बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रपीड़ को सचेतन करने के आवेश में सब कुछ उलट पुलट गया। उन्हें उनकी भूल का आभास हो गया। जिसे डांटने के लिए बुलवाया था, इतनी देर तक उसी की खुशामद करते रहे। किस अदृश्य शक्ति की इच्छा से ऐसा हुआ, यह लोकमोहन स्वयं भी नहीं बता सके। लोकमोहन के हिसाब में ही कोई त्रुटि रह गई होगी। श्रावणी की तरह चंद्रपीड़ भी तो यही कहकर चला गया, मुझे माफ कीजिएगा। क्या चंद्रपीड़ की बात सच थी या किसी धूर्त की चाल? इतने दिनों तक जज की कुर्सी संभाल कर भी लोकमोहन आदमी के चेहरे की अभिव्यक्ति को पहचानने में भूल कर बैठे। बहुत देर बाद लोकमोहन कमरे में आकर बाहर खड़े हो गए। कमरे से देखा चंद्रपीड़ के कमरे की बत्ती जल रही है। थोड़ा हैरान भी हुए। कौन सी गंभीर चिंता लेकर वह अब तक बत्ती जलाकर जाग रहा था, पर नहीं, किसी गहरे सोच में डूब रहने के लिए कोई कमरे की बत्ती जलाकर नहीं रखता। रोशनी मन को विमग्न कर देती है। बाहर की रोशनी मन को भी बाहरी चीजों पर खींच लाती है। मन के अंदर जो अंतर्मन है वहां तक पहुंचने ही नहीं देती। इसलिए तो श्रावणी के कमरे में अंधेरा था। आज का दिन किस तरह बीत गया वह श्रावणी नहीं बता सकती, क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं। लोकमोहन ने उसका अपमान ही किया होगा, नहीं तो और क्या बात हो सकती थी। अपमान की यंत्रणा से अधिक विस्मय की वेदना श्रावणी को सता रही थी। लोकमोहन आखिर चाहते क्या थे? विधवा लड़की किसी गैर युवक के साथ सहज ढंग से गपशप करते हुए अंतरंग बनती जा रही थी। किसी भी अभिभावक को यह बुरा लग सकता था। श्रावणी यह जानती थी, और वह अभिभावक अगर लड़के के ससुर हों तो क्षमाहीन क्रोध से उनका कठोर होना स्वाभाविक था। पर उस साधारण मानदंड से क्या लोकमोहन के स्वच्छंद विचारों को नापा जा सकता था? क्या लोकमोहन श्रावणी को किसी भयंकर परीक्षा में परखना चाहते थे? इसका जवाब श्रावणी किससे मांगे? लोकमोहन को समझना बहुत मुश्किल है। अंधेरे कमरे में पड़ी मन ही मन श्रावणी ने कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, सुखी भी नहीं हूँ। पर उस दिन तक तो मैं कितनी सुखी थी। उस सामान्य सुख को भी लोकमोहन ने तहस नहस कर डाला। इससे तो अच्छा होता कि लोकमोहन श्रावणी का अधिक भला चाहते ही नहीं। श्रावणी का मन विद्रोह से कांप उठा। आखिर क्यों लोकमोहन, क्यों श्रावणी की इतनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं? अपने किस जटिल गणित का हल निकालने के लिए श्रावणी के सामान्य जीवन की शांति छीन रहे हैं? क्या श्रावणी को वे किसी प्रयोग की सामग्री समझ बैठे हैं? यह मकान लोकमोहन का है। विश्वमोहन के साथ उसकी शादी हुई थी। क्या केवल इसी अधिकार से श्रावणी इस घर में आश्रय पर पड़ी रहेगी? लेकिन सिर्फ इतनी ही बात तो नहीं, लोकमोहन ने हृदय में भी उसके लिए सारा प्यार भरा है। उस भरोसे का, विश्वास का भी तो कोई बंधन है। यह बंधन ही श्रावणी को विद्रोह करने से रोकता रहता है। श्रावणी का जीवन इतना जटिल क्यों है? विश्वमोहन की मृत्यु बिना कारण अकस्मात क्यों हुई? विश्वमोहन अचानक श्रावणी को लगा बहुत दिन हो गए उसने विश्वमोहन का फोटो नहीं देखा। ताज्जुब है, ऐसा हुआ कैसे? प्रतिक्षण तो यह फोटो उसके सामने ही रहता है, पर सामने रहकर भी वह धीरे धीरे सामने से हट रहा है। एकाएक श्रावणी बिस्तर पर उठ बैठी, बत्ती जलाई, विश्वमोहन के फोटो के पास जाकर खड़ी हुई। उदास नयनों से देखकर मन ही मन बोली, दूर जाना नहीं हो सकेगा, यहीं रहना पड़ेगा, अलग और स्थिर होकर। छोटा सा टेबल मामूली सा फर्नीचर से सजा हुआ। यह फ्लैट डॉक्टर निर्जन सोम का था। फ्लैट में विलासिता की छाप नहीं थी, सुरुचि की छाप थी। 2 मंजिले पर फ्लैट के कमरे से लगे 3 हाथ के बरामदे में फूलों के कई टब रखे थे। उससे बरामदे की सुंदरता और बढ़ गई थी। फिलहाल टब के किसी पौधे में फूल नहीं खिले हुए थे, केवल हरी पत्तियों से भरे पड़े थे। डॉक्टर निर्जन सोम की माँ विजया सोम उन फूल विहीन हरे पौधों की जड़ों में पानी डालती हुई हंसकर बोली, फूल कभी खिलेंगे भी या नहीं? जैसा तू है वैसे ही यह पौधे। निर्जन ने भी हंसकर जवाब दिया, फिर तो माँ मानना पड़ेगा कि तुम्हारे सोचने की पद्धति में ही कोई कमी रह गई है। कमी? हाँ बेटा, यही सोचकर तू चुप बैठी हूँ, पर जिनमें कोई पानी नहीं डालता ऐसे पौधों में भी तो फूल खिलते हैं। वे सब तो जंगली पौधे होते हैं माँ। मैं क्या तुम्हारा जंगली लड़का हूँ? और नहीं तो क्या, जंगली भी और डरपोक भी। नहीं तो शादी जैसे मामूली काम करने से भी डरता? मामूली है इसलिए तो डरता हूँ माँ। कोई असामान्य मिल जाए तो फिर निर्भयता से आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ, राधा भी नाची और साथ में तेल भी जला। ऐसी दुराशा मैं नहीं करती। अच्छी बात है माँ, तेल ना जले, मैं तो मजे में हूँ। जमकर खाता पीता हूँ, काम ना काम जो समझ में आता है करता हूँ। इस बीच राधा को नचाने की साथ तुम्हें ही क्यों है?
सात मन तेल जलने के साथ साथ कहीं तुम्हारा भाग्य भी न जल जाए। हाथ से पानी का जग जमीन पर रखकर सामने पड़ी बेत की कुर्सी पर बैठकर विजया बोली, इस भाग्य को जला सके ऐसी किसी में हिम्मत नहीं। यह तुम्हारी गलत धारणा है माँ। दुनियादारी से तुम अभी अनभिज्ञ हो। सामान्य ही आग लगा सकती है, इसलिए तो असामान्यता की आशा लगाए बैठा हूँ। विजय हंसकर बोली, एक ही घर में दो असामान्य का रहना भी तो अच्छा नहीं नीरू। घर छोटा पड़ जाएगा। देखना, एक तो तेरी माँ ही एक असामान्य महिला है, उस पर पत्नी भी असाधारण लाया तो। असाधारण को तो लाया नहीं जाता माँ, वह स्वयं ही आती है। और घर की सीमा की बात बता रही हो तो गृहस्थी का अर्थ तो सिर्फ 10 फुट बाई 12 फुट के ये दो कमरे नहीं, और ना ही शीशे का कोई जग जो अतिरिक्त मात्रा अपने में नहीं समा सकती। हृदय की परिधि की तो कोई सीमा ही नहीं माँ। उसे तो चाहने पर अथाह और असीम बनाया जा सकता है, सिर्फ चाहने पर ही ना। विजय जोर से हंसी। पर वह चाहत तुम में होगी कब? और फिर सुना है सास बहू का रिश्ता बड़ा भयंकर होता है, दोनों ही पक्ष सदा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। धत माँ, कहा ना यह सब तो मामूली लड़कियों का काम है। नीरू, तू जानता है गरही की बिल्ली जंगल में पहुंचकर जंगली बिल्ली बन जाती है। जबान से लड़ाई ना सही, मानसिक तनाव तो रहेगा ही। फिर तो मेरी नीति ही ठीक है माँ, हम माँ बेटी चैन से हैं, खामखा झमेले से क्या फायदा। ओहो, तुम्हारी इस नीति से सहमत नहीं हूँ बेटे। मतलब मुझे रिस्क लेना पड़ेगा? हाँ रे, अब तू लायक बेटे जैसी बात कर रहा है। बेटे, यह हंसी मजाक की बात नहीं, अब मुझे घर बार के काम से छुट्टी लेने की इच्छा हो रही है। तो लो ना माँ, मैं क्या तुम्हारी राह में कोई बाधा हूँ? बिल्कुल, जब तक तुझे किसी के जिम्मे ना सौंप दूँ मैं निश्चित नहीं हो सकती। तू बड़ा बोझ है रे। बोझ फेंकना चाहोगी और फेंक दोगी, कोई इतना आसान काम थोड़ी ही है। तुम्हारे भाग्य में निश्चित होना लिखा ही नहीं माँ, मेरी तो यही धारणा है। खैर जाने दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, झटपट खाने को दो। विजया उठ पड़ी, बोली, बात रखी रही, हार मानकर नहीं छोड़ रही हूँ। इस पर फिर बात छड़ूंगी, पर हाँ, दुनिया में असाधारण लड़की सुलभ वस्तु नहीं है। सामान्य को असामान्य बनाने का मंत्र भी सीखना पड़ता है। विजया के चले जाने के बाद निर्जन बेत की आराम कुर्सी पर हाथ पैर फैलाकर सो गया और आंखें मूंदकर सोचने लगा। दुनिया में असामान्य लड़की दुर्लभ नहीं, यह तो सच है। और फिर दुर्लभ सुलभ कैसे होगी भी क्यों? पर बिल्कुल ही दुर्लभ है, ऐसी भी कोई बात नहीं। उस दिन लोकमोहन के घर पर एक बार एक ही क्षण के लिए देखने पर भी उसे ऐसा नहीं लगा था कि यही वह है जिसकी रचना वह अपने मन के एकांत में इतने दिनों से करता आया है। बिष्टू आकर बोला, भाभी जी, गेस्ट बाबू कहाँ गए हैं? गेस्ट बाबू अर्थात चंद्रपीड़। चंद्रपीड़ कहा है, इसका पता करने बिष्टू श्रावणी के पास क्यों आया है? अकारण ही अपमान से श्रावणी का चेहरा लाल उठा। वह निर्दोष प्रश्न क्या नित्यांत ही निर्दोष था? कल चाय की टेबल पर ही श्रावणी और चंद्रपीड़ की हंसी पर लोकमोहन ने कटाक्ष किया था। क्या ही वह बात बिष्टू को मालूम है? उसने बिष्टू पर नाराज हुआ, और नाराज होकर जब बिष्टू बैठा था तो उसने पूछा कि क्या बात है। तब बिष्टू नाराज होकर अपने काले काले मुंह को लाल बनाकर बोला, आपने ठीक ही याद दिलाया भाभी जी कि बिष्टू सिर्फ जूते झाड़ने वाला नौकर ही तो है। बड़ी बातों में उसे माथापच्ची करने की क्या जरूरत? पर क्या करे, माथापच्ची करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उसका माथा इस घर में बिका ना होता। अभी चुप रहने के पर बाद में भी इसी बिष्टू को जवाब देना पड़ेगा कि घर का अतिथि बिना खाए पिए सुबह सुबह ही कहाँ हवा हो गया, और मैंने मालिक को समय पर सूचित क्यों नहीं किया। श्रावणी जाते जाते रुक गई विष्णु की बात सुनकर। विष्णु की इस जिटाई पर भी वह मौन ही रही। इसी क्षण क्या श्रावणी विष्णु की छुट्टी कर देगी? कहेगी, मालिक के साथ कैसे बातें की जाती है, इतनी सूझबूझ जिसको नहीं है वह इस घर में काम करने लायक नहीं। पर श्रावणी कुछ कह न सकी। किसका घर, किस घर से वह किसे निकाल सकती है? जिसे अपने ही अधिकार पर संदेह है, वह किस हिम्मत से दूसरों को घर से निकलने का आदेश दे सकती है? इस घर में श्रावणी को क्या अधिकार है? कभी विश्व मोहन नाम का इस घर का एक लड़का श्रावणी का हाथ पकड़कर इस घर में लाया था। अग्नि को साक्षी मानकर बहुत सी कस्में लेकर और आश्वासन देकर विवाह के मंत्र पढ़कर यहाँ लाया था, केवल उसी अधिकार के बल पर। और वही तो सारी कस्मों और आश्वासनों को झूठा कर अनायास ही श्रावणी के हाथ के बंधन ढीले कर उसे इस संसार में अकेला छोड़कर चला गया था। श्रावणी फिर क्यों उसी को अवलंबन मानकर इस घर के एक ऊंचे ओहदे पर बैठी थी? इसी झूठ को, अधिकार को गद्दी पर बैठकर दूसरे को निकाल बाहर रखने पर सारी दुनिया उस पर हंसेगी नहीं? लोकमोहन ने श्रावणी को बहुत ऊंचे आसन पर बैठाकर रखा था, पर वह तो
उनकी करुणा थी, उसकी कीमत ही कितनी थी। करुणा से दिया गया अधिकार कितना खोखला था, यह तो अभी अभी स्पष्ट हो गया था जब लोकमोहन ने एक वाक्य ने यह साबित कर दिया कि श्रावणी का घर में ये क्या स्थान है। फिर लोकमोहन ने नौकर को निकालने का अधिकार भी तो श्रावणी को नहीं है, चाहे वह नौकर कितना ही उद्दंड क्यों ना हो। इसलिए श्रावणी चुपचाप वहां से हट गई। पर चंद्रपीड़ गया कहाँ? क्या वह सच में ही चला गया? शायद लोकमोहन का कल का व्यवहार उसे भी बुरा लगा और उसने चले जाने में ही अपना सम्मान समझा। पर श्रावणी को बिना कुछ कहे इस तरह चले जाने की जरूरत क्या थी? कहकर जाता तो उसका क्या बिगड़ता? पर चंद्रपीड़ तो पराया था, उस पर किसी रिश्ते का कोई बंधन तो था नहीं। क्या इसलिए वह चला गया? स्नेह, श्रद्धा, प्रीति, सब कुछ के ऊपर स्वाभिमान है, शायद यही स्वाभाविक भी है। पर जो एक झूठे सपने के बंधन से जकड़ा हुआ था, उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति की चिंता में मन अनजाने में बंधन की चौहद्दी में घूमता रहा। अनादि ने क्या सच कहा था कि चंद्रपीड़ हमेशा के लिए चला गया? पर वह चिट्ठी किसके नाम लिखकर गया? अनादि के। पर वह श्रावणी को बताकर क्यों नहीं गया? अचानक श्रावणी की आंखें छलछला उठी। कल सुबह ही तो चाय की टेबल पर चंद्रपीड़ ने पूछा था, आप मुगलई परांठे नहीं बना सकती दीदी? अच्छा, आप सामान इकट्ठा कीजिए, बनाना मैं सिखा दूंगा। खास जापानी मुगलई पराठे बनाकर आपको खुश कर दूंगा। और आज सुबह नाश्ते में श्रावणी ने उसका इंतजाम भी किया था। पर इसी बीच विष्णु ने यह समाचार आकर सुनाया। आंखों की कोर आंसू की धार में धुल गई। कम से कम नाश्ता तो कर जाता। अनुसुईया बोली, अनादि, जा पुरोहित के घर 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया, मैंने मन्नत मानी थी। कैसी मन्नत मामी? तुझे जानने की क्या जरूरत? डांट लगाकर भी अनुसुईया के मुंह से निकल ही गया, वह छोकरा घर से विदा हो जाए इसकी मन्नत। अच्छा मामी, तुम्हारे भगवान तो बड़ी कम खुद से ही संतुष्ट हो जाते हैं। 2 बता तो उसके लालच में ही तुम्हारी बात मान ली। अनुसुईया उत्तेजित होकर बोली, तू भी मुझसे मजाक करता है अनादि? बिस्तर पर पड़ी हूँ, इसलिए घर में कहाँ क्या हो रहा है मुझे मालूम ही नहीं चलता। तू समझता क्या है? लग रहा था कि गृहस्थी में आग लग चुकी है। जो सब नहीं होना चाहिए था वह हो रहा था। अस्याहे पड़ी देख रही थी कि कैसे शैतान ने गृहस्थी में वासा बांध रखा है। मान सम्मान, सभ्यता, धर्म, सब कुछ वह शैतान कुरेद कुरेद कर खा रहा है। वैसे लड़का बुरा नहीं था, संकोच छोड़कर अनादि बोला। अनुसुईया द्वारा चंद्रपीड़ को शैतान कहना उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, उसके विवेक पर चोट पहुंची। पर अनुसुईया अनादि को धमकाकर बोली, तू चुप रह, बुरा नहीं था। बुरा नहीं होता तो विधवा के साथ इतनी मस्खरी करता? भगवान की अनंत दया है कि खानदान के मुंह पर कालिक नहीं पुती। परंतु हंसकर अनादि बोला, तुम्हारे भगवान की महिमा आखिर कब तक रहेगी, जब खानदान के मालिक ने ही कालिक पोतने का प्रण कर लिया है? यह बात तू मुझे क्या समझाएगा अनादि? मैं क्या नहीं समझती? उनका प्रश्रय नहीं रहता तो क्या अभागिन की इतनी हिम्मत होती? जिंदा लाश बनकर पड़ी हूँ, शासन नहीं कर सकती, कोई उपचार नहीं कर सकती, बिस्तर में पड़ी पड़ी सिर्फ भगवान को पुकारती हूँ। कहती हूँ, हे भगवान, अगर उन लोगों को नहीं संभाल सकता तो मुझे ही उठा ले ताकि मैं कुछ ना देख सकूं। भगवान ने मेरी बात सुन ली, अब डरने की कोई बात नहीं। शैतान तो विदा हो गया है, अनादि बोला। पर उससे क्या होता है? इसके साथ ही मामा जी के अजीब ख्याल तो विदा नहीं हो गए। बाबा, कितना अजीब विचार है। विधवा लड़की की शादी की बात तो समझ में आती है, पर विधवा पुत्र बहू के विवाह की बात से तो 7 जन्म में नहीं सुनी। मानता हूं कि विद्या बुद्धि सब कुछ है, रूप भी परी जैसा है, लेकिन इसके लिए बस कर अनादि, यही रूप तो उसका काल है। तूने वह कहावत नहीं सुनी, अति सुंदरी को वर नहीं मिलता? तेरे मामा तो उसका यह सर्वनाशी रूप देखकर ही सब कुछ भूल बैठे थे। थोड़ी देर के लिए अनुसुईया चुप बैठी रही। श्रावणी का रूप देखकर वह स्वयं भी तो मोहित हो गई थी, केवल लोकमोहन ही नहीं हुए थे। ऐसी बात तो नहीं, यह सोचकर संभवतः वह चुप रही, बिस्तर पर लुढ़क पड़ी। फिर करवट बदलकर बोली, तू जा अनादि, प्रसाद चढ़ाने का इंतजाम कर। चिल्ला चिल्ला कर रोने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए शायद अनुसुईया निर्जीव की भांति चुप पड़ी रही। चिल्लाकर रोना इस घर में अभद्र आचरण माना जाता था। जिनकी छाती टूट टूट कर टुकड़े बन गई है, सभ्यता को बनाए रखने के लिए उसे भी चुप रहना पड़ेगा। अजीब नियम था। अनुसुईया अगर और 10-5 की तरह होती तो उठकर चल फिर सकती, तो क्या उसे इतनी यंत्रणा सहनी पड़ती? स्वास्थ्य के आह से जो दुनिया को तुच्छ समझता था, वह अनुसुईया की व्यथा और शारीरिक असहायता को क्या समझता? नहीं, लोकमान्य ये कभी भी नहीं समझ सकते, और ना ही वह सर्वनाशी लड़की। शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि वह सब कुछ खो बैठी, पर घिसी रत्ती भर भी नहीं। आंखें झुलस जाती हैं उसके ताजे शरीर को देखकर। अनुसुईया को सारा जीवन बिस्तर में ही पड़कर गुजारना पड़ेगा, और बिस्तर पर पड़े पड़े टुकुर टुकुर देखना पड़ेगा
उसके रूप की गरिमा और स्वास्थ्य का अहंकार। मन्नत मनाने के बाद भी लोकमोहन की मति सुधरी थी, इसलिए कालीबाड़ी में भी प्रसाद भेजा गया। भगवान करे फिर कोई ऐसी कुमति लोकमोहन के मन में ना आए। चंद्रपीड़ लोकमोहन को चिट्ठी लिखकर चला गया। अनादि से अनुसुईया यह सुन चुकी थी, पर लोकमोहन तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। तो क्या वे कभी कुछ नहीं बताएंगे? पर सिर्फ लोकमोहन ही क्यों, चंद्रपीड़ की बात पर तो घर के सारे सदस्य, यहाँ तक कि नौकर चाकर भी चुप थे। जैसे इस घर की दीवार के चप्पे चप्पे पर अनुशासन की यह नोटिस टंग गई हो, यहाँ कोई भी चंद्रपीड़ का नाम नहीं लेगा। पर बार बार सभी की संदेह भरी दृष्टि श्रावणी को ही घूर रही थी, जैसे चंद्रपीड़ के इस तरह एक चले जाने में श्रावणी की कोई बड़ी भूमिका रही हो। श्रावणी स्वयं मूक बन गई थी। चंद्रपीड़ नाम के किसी एक व्यक्ति ने उमस भरे इस घर को कुछ दिनों के लिए हल्की और स्वच्छ हवा से भर दिया था। श्रावणी इस बात को भी भूलती जा रही थी, पर मन ही मन वह एक यंत्रणा से घुट रही थी। बार बार इच्छा हो रही थी कि एक बार उसे बुलाकर पूछे क्या बात थी चंद्रपीड़ कि इस तरह एकाएक चले गए। ऐसी भी क्या बात है जो कह नहीं सकते। लोकमोहन को उसने क्या लिखा था? लोकमोहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। दुख तो इस बात का भी था, अवश्य लोकमोहन ने कोई ऐसी भयंकर बात कही होगी जिसे सुनकर चंद्रपीड़ का उज्जवल चेहरा अपमान से काला पड़ गया होगा। क्या यह काली किसी के स्नेह से नहीं मिट सकती? पर क्या ऐसा मौका कभी आएगा भी? इस तरह से जो चला जाता है वह फिर दोबारा कैसे आ सकता है? क्या श्रावणी को उसे एक पत्र लिखना चाहिए? एक गैर पुरुष को चिट्ठी लिखने के अपराध में कोई उसे आंखें दिखाएगा, अभिभावक बानी से अंगारे बरसाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुछ भी ना कहे, कोई कैफियत नहीं मांगे। फिर भी श्रावणी लोकमोहन को समझ नहीं पा रही थी। वह हैरान थी। वह सोचती आखिर लोकमोहन से ऐसा इतने बदल क्यों गए? उनकी उदारता क्या कोई छल था, अथवा सतही उदारता को रूढ़िवाद और संस्कारों ने ढक दिया था? लोकमोहन की सुबुद्धि ने कहा होगा, तरुणी विधवा को खर्चे के खाते में मत डाल दो, उसके जीवन के दरवाजों को फिर खोल दो, उसे रोशनी दो, जीवन में प्रतिष्ठित होने का अवसर दो। पर संस्कार तो ये इजाजत नहीं देते। इधर श्रावणी कहाँ रहेगी? पर जब तक रहेगी का क्या अर्थ है? वह तो हमेशा ही कहाँ रहेगी। अनुसुईया के मर जाने के बाद भी तो वह इसी घर में रहेगी, इस घर के सब कुछ पर राज करेगी। श्रावणी सोच रही थी। अनुसुईया सोचती थी कि वह मेरे मरने के बाद मनमानी करेगी। उफ, कैसी दुस्सह यातना थी। उसे गृहस्थी में कैद न रख सकने पर चैन नहीं, और उसकी उपस्थिति भी असहनीय थी अनुसुईया के लिए। डॉक्टर निर्जन सोम अनुसुईया को देखने आए तो उन्होंने हंसकर बोला, आप तो मेरे साथ पूर्ण असहयोग कर रही हैं, कैसी हैं बताइए। कहा तो अनुसुईया उसी झंकार में बोली, अच्छी हूँ, भयंकर रूप से अच्छी हूँ। यह तो आप गुस्से में कह रही हैं, डॉक्टर सोम बोला। डॉक्टर को जवाब न देकर अनुसुईया अनादि से बोली, अजीब झंझट है, क्या तुम लोग मुझे चैन से बैठने नहीं दोगे? कसम खाइए, 1000 बार तो कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अब मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। डॉक्टर की आंखों में यह सब कोई नई बात नहीं थी। अधिक दिनों तक बीमार रहने पर हिस्टीरिया के मरीज जैसा व्यवहार करना एक आम बात थी। इसलिए हंसकर बोला, आपको जरूरत नहीं पर मुझे तो है। अनुसुईया झल्लाकर बोली, जानती हूँ डॉक्टर, निर्लज की तरह जाहिर करने की जरूरत थी, समझे ना। फिर उत्तेजना से उठ बैठी, बोली, इस घर में तुम्हें बहुत तरह की ज़रूरतें, यह मैं जानती हूँ। अनादि से बोली, डॉक्टर को कह दे बाकी ज़रूरतें पूरी करने की उम्मीद वह छोड़ दे, और उन्हें जाकर कहा कि डॉक्टर के महीने भर का हिसाब उनके घर भिजवा दे, कम से कम रुपये की ज़रूरत तो मिटे। पागल और बीमार औरत की बात कौन मन में लेता है? फिर भी डॉक्टर का चेहरा लाल हो उठा। वह अनजाने में ही बैग लेकर उठ खड़ा हुआ, बोला, अच्छा अनादि बाबू, आज रहने दीजिए, किसी वजह से आज ये अधिक विचलित है। अपमान से दिमाग सुन्न हो रहा था। फिर भी निर्जन सोम यह कहकर चले गए। दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया कि रास्ते में उन्हें श्रावणी दिख पड़ी। उसके बाद श्रावणी ने उन्हें जाते देखकर अपने कमरे में बुलाया। हाथ जोड़कर उन्होंने श्रावणी को नमस्ते कहा। श्रावणी ने उसे बुलाया कभी नहीं, पर आज भी बुलाकर चुप हो गई। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद निर्जन बोला, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? इस पर श्रावणी ने हंसकर उसे एक नज़र देखा, फिर बोली, कृपा कर मेरा एक काम कर दीजिएगा। अपलक श्रावणी को देखकर आंखें नीची कर निर्जन बोला, कृपा शब्द को कृपया पर छोड़ ही दीजिए, कहिए क्या काम है? एक लड़के का। फिर थोड़ा रुक कर श्रावणी बोली, माने एक सज्जन का थोड़ा पता कर दीजिए, बड़ा उपकार होगा। देने का तो कोई सवाल ही नहीं, केवल यह कहिए कि पता करने के लिए मैं सही में क्या अर्थ लगाऊं। श्रावणी
चौंक उठी। बात तो सच थी। वह किस चीज का पता चाहती थी? चंद्रपीड़ क्या सचमुच कहीं खो गया था? वह सिर्फ इस घर में से ही तो गया था। उसका अपना कोई ना कोई होगा ही, अपना कारखाना भी था। श्रावणी बोली, उनका पता मुझे ठीक से मालूम नहीं, पर चिट्ठी लिखना भी जरूरी है, इसलिए सोच रही थी कि किसी तरह की कोशिश से यदि, पर यह क्या संभव हो सकेगा? आरती के दीप की भांति श्रावणी ने अपनी आंखें उठाई। इस दृष्टि के सामने कोई कह भी क्या सकता था कि यही कि नहीं, यह काम असंभव है। इसलिए निर्जन भी अवरुद्ध स्वर में बोला, पता करने के लिए आपको कुछ तो मालूम होगा। हाँ, सुरेन एवेन्यू में 100 पता नहीं कितने नंबर के मकान में उनके रिश्तेदार रहते हैं, और अगरपाड़ा में कारखाना भी है। कारखाना? निर्जन ने अचरज के साथ कहा। हाँ, खिलौने बनाने का एक कारखाना खोला है उन्होंने, जापान से सीख कर आए। जापान से?